हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ आपकी एडुकेटर आयशा। और आज हम लोग कल हम लोगों ने क्या किया था, हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया था साइंस का। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन जो हमारा पिछले 2-3 साल में जो क्वेश्चंस आया था MCQ का, आज हम लोग उसका प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण मतलब कि फोटोसिंथेसिस का बात हो रहा है यहाँ पे। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पौधे जो अपना खाना स्वयं से बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में लाल और नीला प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होती हैं। क्यों, यहाँ पे क्या, लाल और नीला सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है क्योंकि पौधों में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और ये जो क्लोरोफिल होता है ये सबसे ज़्यादा क्या करता है, नीला और लाल रंग को अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अवशोषित करता है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। ठीक है, तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा, इसमें क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी समतल दर्पण पर जो आपतित होता है, अभिसारी किरणें परावर्तन के बाद भी क्या रहती है, अभिसारी रहती हैं। ठीक है, मतलब कि देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि समतल दर्पण है, ठीक है, प्लेन मिरर है। अब समतल दर्पण के ऊपर अभिसारी किरण पुंज है। अभिसारी किरण पुंज का मतलब कि ऐसे करके हमारी जो किरणें आ रही हैं, ठीक है, कन्वर्जिंग रेज, अभिसारी किरण पुंज। तो ये समतल दर्पण पे जब आती हैं तो ये कन्वर्जिंग ही रहती हैं। ठीक है, अभिसारी ही रहती हैं, कुछ और में नहीं बदलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, यदि कई प्रतिरोध समानांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कई प्रतिरोध मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, अगर वो समानांतर होगा मतलब कि पैरेलल रहेगा तो उनका समतुल्य क्या होगा। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ऐसे जाता है। ठीक है, हमारा पैरेलल में, समानांतर वाले में, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पे समतुल्य का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंस। तो ये जो इक्विवेलेंस होगा ये हमारा क्या है, 1/r है। तो अब यहाँ पे फिर से हम लोग 1/r रह रहे हैं, तो ये उससे छोटा है इससे, ये क्या है, ये भी उससे छोटा है। तो जब भी ये आएगा तो क्या आएगा, उससे कम आएगा, प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। संतुलित मतलब बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं कि हमारा जो सबसे पहला वाला जो इक्वेशन है ये यहाँ पे समीकरण, तो यहाँ पे देखिए 2H2 प्लस O2 लिखा है। तो हमारा H कितना है, 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 लगा हुआ है। ठीक है, H 2 है हमारा। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन था, 2 लगा दिए तो यहाँ पे 2 हो गया, तो ये हमारा संतुलित है। दूसरा वाला देख लेते हैं, 2KClO3 गिव्स 2KCl प्लस 3O2। तो देखिए यहाँ पे KCl जो है यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो 2 है, यहाँ पे भी क्या है, KCl हमारा 2 है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ 2 लगा दिए तो 6 हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। कैसे हो गया, 2 × 3 करके। अब यहाँ पे हमारा क्या, ऑक्सीजन 3 × 2, यहाँ पे भी क्या है, 6 है, तो ये संतुलित है। दूसरा इक्वेशन है H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। ठीक है, तो यहाँ पे H हमारा 2 है, यहाँ पे भी 2H है, Cl हमारा 2 है तो 2 लगा हुआ है तो Cl भी 2 है, तो देखिए ये भी संतुलित है। लास्ट वाला जो हमारा है वो हमारा संतुलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे Pb है, यहाँ पे Pb है, तो Pb तो ठीक है, NO3 और 2, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन हमारा कितना है, 6 है, N हमारा कितना है, तो ये हमारा ये संतुलित नहीं है। अगर इसको हम लोग, चलिए तो आप आंसर तो ये हो जाएगा, लेकिन इसको हम लोग संतुलित करके देख लेते हैं। तो इसका संतुलित अगर हम लोग लिखेंगे तो PbNO3 का होल ट्वाइस, ये हमारा क्या दे देगा, ऐसे PbO लिख लेते हैं पहले, NO2 प्लस O2। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग अगर 2 लगा देंगे, हम लोग करके देखते हैं, 2 लगाए
तो Pb2 यहाँ पे हो गया, इसके आगे भी 2 लगाना होगा, 2Pb NO3 सही है। चलिए अब यहाँ हमें 4 लगाना होगा। अब हम लोग इसको अगर देखेंगे तो अब ये संतुलित हमारा हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आप सबों को पता होगा कि सबसे कठोर जो प्राकृतिक पदार्थ है वो क्या होता है? हीरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? ठीक है, तो लाइट चैप्टर जब आप लोग पढ़े होंगे तो लाइट चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है, ठीक है, ऐसा जो दर्पण रहता है जिसमें ऐसे पेंटेड रहता है, तो इसका आप लोग पढ़े होंगे कि कैसे हम लोग 6 जगह पर इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं और फिर उसका क्या प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें जितना भी 5 जगह पे हम लोग जब रखते हैं तो सब जगह प्रतिबिंब जो रहता है ना वो हमारा वास्तविक बनता है, काल्पनिक नहीं बनता है। लेकिन एक ऐसा है जगह जहाँ पे हम लोग रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो वो कौन सा जगह है? तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे जब, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? फोकस हो जाता है, इधर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है। तो अब जब, और ये हमारा क्या है? ध्रुव होता है, ठीक है, पी। अब इन दोनों के बीच में जब भी हम लोग हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, सामान रखते हैं, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब जो रहता है तो ऐसे रे ऑफ लाइट जाता है और ये पीछे की तरफ जाता है, ठीक है, और फिर पीछे से रिफ्लेक्ट होके आता है। तो ये हमारा काल्पनिक बनता है, ठीक है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं या फिर यहाँ पे रखते हैं या फिर फोकस पे रखते हैं तो ये सारा जो हमारा प्रतिबिंब बनता है इसका क्या बनता है? वास्तविक बनता है, ठीक है, वास्तविक बनता है। और यहाँ पे हमारा सिर्फ ये वाला जो है ये काल्पनिक बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीरे का अपवर्तनांक कितना है? ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? तो ये तो एकदम याद करने वाला क्वेश्चन है, तो इसका ये 2.42 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजीकरण से क्या मुक्त होता है? ठीक है, तो ग्लूकोज के पहले जब ऑक्सीजन हम लोग रहता है तो हम लोग एक इक्वेशन देखते हैं। ग्लूकोज, ये हमारा है क्या? ग्लूकोज है, ठीक है। अब जब इसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ तोड़ते हैं तो क्या मिलता है? ठीक है, यही पूछ रहा है यहाँ पे। तो हमें क्या मिलता है? CO2 मिलता है, H2O मिलता है और साथ में ऊर्जा मिलता है, ठीक है, ऊर्जा मिलता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। ये तीनों मिल रहा है तो हमारा इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजीकरण से क्या मुक्त होता है? तो जब हम लोग इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको तोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है हम लोग को? ये सब मिल रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट हम लोग देखे थे कि क्या होता है अगर हम लोग एक आलू ले लिए, ठीक है, आलू ले लिए। अब इस आलू को हम लोग क्या करेंगे? काट देंगे बीच से, ठीक है। अब इसको काटने के बाद अगर हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा क्या करेंगे? आयोडीन डाल देंगे, ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे थोड़ा सा ड्रॉप में। जब हम लोग इसके ऊपर आयोडीन डालते हैं तो क्या हो जाता है? ये इसका जो कलर आता है वो कैसा हो जाता है? ब्लू ब्लैक, मतलब कि नीला और काला हो जाता है, ठीक है। अब ये जो नीला काला हो जाता है इससे क्या पता चलता है कि ये जो आलू है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आयोडीन। तो स्टार्च का अगर हम लोग को जांच करना है तो हम लोग क्या करते हैं? आयोडीन सॉल्यूशन डाल के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना जाना चाहिए, ठीक है। कैसे जोड़ा जाना चाहिए? तो प्रतिरोधक क्या था हमारा? रेजिस्टेंस। तो उसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे? पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी हम लोग पैरेलल का देखे थे,
तो अब ये क्या है सा है सीरीज़ का, तो सीरीज़ के लिए क्या करते हैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना रेजिस्टेंस है सबको हम लोग क्या करते हैं एक साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फल पकाने वाला हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है ऐसा जो कि फलों को पका देता है। अब देखिए जैसे हम लोग आम रहता है, ठीक है, आम लेते हैं, कच्चा आम लेते हैं, हरा हरा रहता है, उसको 2-3 दिन तक रख देते हैं, कार्बाइड डाल के रखते हैं, तो क्या हो जाता है वो पक जाता है। तो फलों के अंदर कोई एक ऐसा चीज़ होता है, ठीक है, जो फलों को पकाने का काम करता है। ठीक, तो बहुत पहले एक दो भाई एच कज़न थे, ठीक है, एच कज़न थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो लोग क्या किया कि संतरा लिया और संतरा को रखा, ठीक है, जहाँ पे संतरा रखा था वहीं पे वो लोग क्या किया, केला रखा। ठीक, केला को रख दिया। केला जो था ये कैसा था, ये कच्चा था, केला कच्चा था और संतरा जो था वो पका हुआ था। तो ये जो संतरा था 2 दिन में संतरा के अंदर से कुछ केमिकल निकल रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये केला पक गया 2 दिन के अंदर। ठीक है, तो वो लोग इस चीज़ को पता लगाने का कोशिश किया कि ऐसा कौन सा ऐसा चीज़ निकल रहा है संतरे में से जो केला को पका दे रहा है। ठीक है, तो यही वो लोग एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा एथिलीन। तो एथिलीन जो होता है वो एक ऐसा हार्मोन है जो कि क्या करता है, फलों को पका देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है। ठीक है, परमाणु भार उसका एटॉमिक वेट, मतलब कि कितना उसका वेट होता है, कितना वो भारी होता है। जैसे तो ऑक्सीजन का पहले आप लोग हमको बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। ठीक है, तो 8 होता है। ठीक है, तो इसका परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। जितना भी एलिमेंट्स होता है उन सब का अलग अलग परमाणु भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो 2 का संबंध किससे है। ठीक है, तो यूरो 2 जो है वो हमारा, इसका संबंध जो है वो हमारा वायु प्रदूषण से है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर क्या करता था, एयर पॉल्यूशन को कम करना था। जो व्हीकल, जो कि हमारा जो गाड़ी चल रहा है रोड पे, उन सब से एयर पॉल्यूशन बहुत होता है। ठीक है, उसको कम करने के लिए ये यूरो 2 को लाया गया था। ठीक है, तो ये वायु प्रदूषण से है इसका संबंध। हमारा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मिश्र धातु जिसमें 90% क्या है, कॉपर है, और 10% इसमें क्या है, एसएन। ठीक है, तो कॉपर को हम लोग क्या कहते हैं, तांबा। ठीक है, तो 90% इसमें क्या है, तांबा है, और 10% इसमें क्या है, टिन है। ठीक है, ये एसएन जो है ये टिन के लिए होता है। तो ये 90% है और ये 10% है। अब इन दोनों को जब हम लोग मिला देंगे, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कांसा मिलता है। ठीक है, कांसा मिलता है, इसको इंग्लिश में हम लोग ब्रॉन्ज कहते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिलाने से हमें क्या मिलता है, कांसा मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 15, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। ठीक है, तो वसीय अम्लों में क्या होता है कि सोडियम या पोटेशियम लवणों को हम लोग क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं, साबुन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे, और ये जितना भी क्वेश्चन है ना, ये सारा क्वेश्चन 2022 से लेके 2024 तक में से कभी पेपर में आया है साइंस में। ठीक है, तो ये सब बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा, सब कोई को आंसर इसका होना चाहिए। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप लोग सब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। ठीक है, केमिस्ट्री में आप लोग सब पढ़े होंगे, अल्केन होता है, अल्कीन होता है और अल्काइन होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या पूछ रहा है, अल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो अल्केन का सामान्य सूत्र जो है वो है हमारा CnH2n+2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो CnH2n-2 है ये किसका है, अल्काइन का है। ठीक है, अब यहाँ पे CnH2n जो है ये किसका होता है, ये अल्कीन का होता है।
ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ये तीनों याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, एक वक्र दर्पण में यदि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक है तो वह दर्पण क्या होगा, ठीक है। वक्र दर्पण मतलब कि एक गोल दर्पण है जिसमें अगर उसमें प्रतिबिंब हमारा क्या हो रहा है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है, तो वो क्या होता है, अवतल दर्पण। अभी ऊपर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अवतल दर्पण हमारा इस टाइप का होता है। तो इस पर क्या होता है, 6 टाइप का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। 6 जगह हम लोग सामान को रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो 5 में क्या होता है, हमारा क्या सब उल्टा और वास्तविक बनता है, ठीक है। और एक आखिरी वाला जो हमारा फोकस और पोल के बीच में था, उसमें क्या बन रहा था, हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा था, ठीक है। तो अवतल दर्पण ऐसा होता है जिसमें उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन एक क्षार है, क्षार मतलब बेस है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे क्षार क्या होता है, NaOH। NaOH जो होता है वो क्षार होता है, क्यों, क्योंकि ये OH माइनस इसमें से निकलता है। तो ये हमारा अगर किसी में से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, वो क्षार हो जाएगा। वहीं अगर हमारा किसी भी में से भी अगर H+ निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, ठीक। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत अपघटन में उत्पन्न गैस कौन सा होता है, ठीक है। तो विद्युत अपघटन में हमारा मतलब कि इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सा गैस निकलता है, तो उसमें हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है और क्लोरीन भी निकलता है, ठीक है। ये तीनों निकलता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। 20 क्वेश्चन हम लोग किए हैं आज, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।